नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। संचार मंत्रालय ने भारत में दूरसंचार को शासित करने वाले एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर परामर्श पत्र जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने पर महाराष्ट्र चुनाव आयोग को न्यायालय के आदेश की अवमानना की चेतावनी दी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ किया और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति भी जानेंगे। एरिडिटी एनोमली यानी शुष्कता विसंगति आउटलुक इंडेक्स के अनुसार भारत में अब लगभग 85% जिले शुष्क परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संचार मंत्रालय ने भारत में दूरसंचार को शासित करने वाले नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर परामर्श पत्र जारी किया। प्रारूप पत्र में 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों के उद्भव को ध्यान में रखा गया है। साथ ही इसमें आधुनिक और भावी जरूरतों के अनुसार एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। ये कानूनी ढांचा 21वीं सदी के भारत में दूरसंचार की वास्तविकताओं को संबोधित करेगा। नए कानून के मुख्य प्रस्तावों में कहा गया है कि ये दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने और दूरसंचार नेटवर्क तथा अवसंरचना निर्माण और उसके रखरखाव के लिए सरकार के विशेषाधिकार को रेखांकित करता है। इसके अलावा ये विनियमन सुनिश्चित करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रावधानों के माध्यम से विनियामक ढांचे को सरल करता है। साथ ही ये स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए विनियामकीय स्पष्टता लाता है। वर्तमान में स्पेक्ट्रम का आवंटन नीतियों और न्यायालयों के आदेशों के आधार पर ही किया जाता है। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन में कमियों पर प्रकाश डाला गया था। कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए एक समान और बिना भेदभाव वाले ढांचे के माध्यम से प्रभावी मार्ग के अधिकार यानी राइट ऑफ वे का उल्लेख भी करता है। किसी अन्य की संपत्ति से होकर एक विशेष मार्ग से गुजरने के कानूनी अधिकार को मार्ग का अधिकार कहा जाता है। मौजूदा सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यानी USOF में व्यापक सुधार का प्रयास करता है। इसके अलावा इसमें एक व्यापक दूरसंचार विकास कोष का प्रस्ताव किया गया है। सार्वजनिक आपात और लोक सुरक्षा की स्थितियों से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उपाय करने के लिए उपयुक्त प्रावधान भी करता है। इसमें विलय, अधिग्रहण आदि के फ्रेमवर्क का भी प्रावधान है। इसके अलावा इसमें दिवालियापन और दंड से संबंधित प्रावधान भी हैं। स्पेक्ट्रम आवंटन पर कैग के प्रमुख निष्कर्षों में कहा गया है कि वर्ष 2012 और वर्ष 2021 के बीच भारत में स्पेक्ट्रम आवंटन तदर्थ आधार पर किया गया था। इससे सरकार ने संसाधन की उपलब्धता में अनिश्चितता का अनुभव किया है और साथ ही स्पेक्ट्रम आवंटन में भी देरी हुई है। सरकार को आवंटित स्पेक्ट्रम का या तो पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया या बिल्कुल ही उपयोग नहीं किया गया। दूरसंचार विभाग ने विश्व भर में तकनीकी विकास का आकलन करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं, जबकि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में ये आकलन अनिवार्य किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने पर महाराष्ट्र चुनाव आयोग को न्यायालय के आदेश की अवमानना की चेतावनी दी। ये आदेश उन 367 स्थानीय निकायों के लिए चुनावी प्रक्रिया की अधिसूचना फिर से जारी करने की सरकार की याचिका के खिलाफ आया है, जहां चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की स्थिति देखें तो संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानीय निकायों में उनकी संख्या के अनुसार आरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य सरकारों को ओबीसीज के मामले में आरक्षण पर निर्णय लेने की अनुमति है। वर्ष 2010 में उच्चतम न्यायालय ने के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ मामले में ओबीसी आरक्षण के लिए तिहरे परीक्षण की शर्तें निर्धारित की थी। प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने के लिए राज्य सरकार एक समर्पित आयोग का गठन करेगी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात निर्धारित किया जाएगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक न हो। यदि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तिहरा परीक्षण की शर्तों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो उसके किसी भी स्थानीय निकाय के चुनाव को कानून द्वारा निर्धारित अवधि से आगे के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ किया। भारत की कृषि संगणना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से वर्ष 1970-71 से आयोजित की जाती रही है। ये संगणना संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन के वैश्विक कृषि संगणना कार्यक्रम के तहत की जाती है। ये संगणना प्रत्येक 5 वर्षों में की जाती है। ये अलग अलग संकेतकों पर जानकारी का मुख्य स्रोत है और इन संकेतकों में शामिल हैं खेती के अधीन भूजोत की प्रकृति और उनका आकार, वर्ग के अनुसार भूजोत का वितरण और भूमि उपयोग के आंकड़े तथा काश्तकारी और फसल पैटर्न। कृषि संगणना कृषि सांख्यिकी की एक व्यापक एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली के विकास के लिए आधार प्रदान करती है। साथ ही ये राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के अलग अलग घटकों के साथ भी जुड़ी रहती है। 11वीं संगणना के दौरान पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट पर डेटा संग्रह किया जाएगा। ये तेज और सटीक गणना में मदद करेगा। अधिकांश राज्यों ने भूमि रिकॉर्ड्स और सर्वेक्षणों को डिजिटल कर दिया है। इससे कृषि संगणना के आंकड़ों के संग्रह में और तेजी आएगी। 10वीं कृषि संगणना के निष्कर्षों की बात करें तो सभी किसानों में 86.2% लघु और सीमांत किसान हैं, लेकिन उनके पास केवल 47.3% फसल क्षेत्र है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को लघु और सीमांत किसान कहा जाता है। 10वीं कृषि संगणना में यह भी कहा गया कि जोत धारण का असमान वितरण अभी भी जारी है। वैश्विक कृषि संगणना के कार्यक्रम की बात करें तो पहली वैश्विक कृषि संगणना वर्ष 1930 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान ने कराई थी। वर्ष 1950 से शुरू करते हुए FAO प्रत्येक 10 वर्षों में वैश्विक कृषि संगणना की तैयारी और आयोजन करता रहा है। भारत में अपनाई गई कृषि परिचालन जोत की अवधारणा FAO द्वारा निर्धारित अवधारणा से कुछ हद तक अलग है। इसमें ऐसी जोत शामिल नहीं है जिसमें खेती नहीं की जा रही है, जैसे मुख्यतः पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि में इस्तेमाल कृषि भूमि। एरिडिटी एनोमली यानी शुष्कता विसंगति आउटलुक इंडेक्स के अनुसार भारत में अब लगभग 85% जिले शुष्क परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये सूचकांक जुलाई महीने के लिए जारी किया है। इस सूचकांक के मुताबिक 756 में से केवल 63 जिले गैर शुष्क थे। वहीं 660 जिले अलग अलग स्तर की शुष्कता का सामना कर रहे हैं, जैसे कि सामान्य शुष्कता, मध्यम और गंभीर शुष्कता। ये सूचकांक कृषि से जुड़े सूखे की निगरानी करता है। इस सूचकांक के सामान्य मान में कोई विसंगति जिलों में जल की कमी का संकेत देती है और ये कमी सीधे कृषि गतिविधि को प्रभावित कर सकती है। शुष्क भूमि ऐसी भूमि है जहां पादपों से वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन के कारण हुई जल की हानि वहां होने वाली वर्षा की मात्रा से ज्यादा होती है। भारत में शुष्क क्षेत्रों में कई क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जैसे राजस्थान का मरुस्थल, कच्छ का रण, पंजाब और गुजरात के अर्धशुष्क क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश। आपको बता दें कि भारत का लगभग 69% भाग शुष्क भूमि है। शुष्क भूमि में शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। शुष्क क्षेत्र की कई चुनौतियां हैं, जैसे इन क्षेत्रों में जल की कमी है, भूजल स्तर नीचे चला गया है, वर्षा कम है जबकि जल का अपवाह तेज है। इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन का जोखिम ज्यादा है। ऐसे में शुष्क भूमि को लचीला बनाने के लिए कई उपाय किए जाने चाहिए, जैसे कि फसल विविधीकरण पद्धति को अपनाना चाहिए, पारंपरिक फसल किस्मों की खेती करनी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग अपनानी चाहिए, मल्चिंग तकनीक पर बल देना चाहिए, सूक्ष्म सिंचाई पर निर्भरता बढ़ानी चाहिए। इसके लिए कई योजनाएं आरंभ की गई हैं, जैसे कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार सूखे के 3 प्रकार हैं। मौसम संबंधी सूखा ये तब होता है जब किसी क्षेत्र में वास्तविक वर्षा उस क्षेत्र के जलवायु औसत से काफी कम होती है। जल विज्ञान चक्र संबंधी सूखा, इस स्थिति में सतही जल में अधिक कमी की वजह से नदियों की धाराएं कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा झील, नदी और जलाशय सूख जाते हैं। और तीसरा है कृषि संबंधी सूखा। इसमें मृदा में नमी की कमी के कारण बेहतर फसल उत्पादन नहीं होता है और कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना था। इन क्षेत्रों में शामिल है समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत, ब्लू इकोनॉमी, क्षेत्रीय संपर्क, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्टार्टअप्स आदि। भारत, UAE, फ्रांस त्रिपक्षीय मंच और इसके महत्व की बात करें तो इसका महत्व
त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत हिंद प्रशांत में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र में चीन की सैन्य मौजूदगी के बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय चिंता में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में ये सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र या अरब सागर में रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाएगा। संयुक्त अरब अमीरात और भारत दोनों पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देश हैं। वहीं फ्रांस के 2 समुद्र पारीय राज्य क्षेत्र मैयट और रियूनियन इस क्षेत्र में मौजूद हैं। इस रूप में भी वो इस क्षेत्र की एक स्थानीय शक्ति है। यूएई और जिबूती में फ्रांस के इंटर सर्विस बेस भी हैं। ये भारत की वैश्विक भूमिका के साथ साथ भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी और क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास पहल यानी कि सागर पहल आदि की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ये स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के साझा लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने का अवसर भी प्रदान करता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए अन्य पहलें हैं ब्रिक्स, क्वाड, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया मंच, भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस मंच और भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया मंच। भारत और संयुक्त अरब अमीरात I2U2 मंच के भी सदस्य हैं। इस मंच के अन्य सदस्य देश हैं इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका। और आइए अब बात करते हैं भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति के बारे में। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक यानी 84.835 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त किया था। और आइए FDI के बारे में अन्य तथ्यों की बात करते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले प्रमुख देश हैं सिंगापुर और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और मॉरिशस का स्थान है। सबसे ज्यादा FDI प्राप्त करने वाले राज्य हैं कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र और दिल्ली। और सबसे ज्यादा FDI प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बाद सेवा क्षेत्र और ऑटोमोबाइल उद्योग। विनिर्माण क्षेत्र में FDI की बात करें तो इसमें वित्त वर्ष 2021 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में 76% की वृद्धि दर्ज की गई है। FDI किसी कंपनी या निवेशक द्वारा अपने देश के बाहर की किसी कंपनी में हिस्सेदारी की खरीद है। FDI का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये आर्थिक विकास के लिए गैर ऋण आधारित और स्थिर वित्तीय संसाधन का प्रमुख स्रोत है। इसके अंतर्गत कौशल और प्रबंधन तकनीकों के हस्तांतरण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास होता है। यह आधुनिक और कुशल उत्पादन प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रमुख स्रोत है। ये निर्यात से वैश्विक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसके और भी कई लाभ हैं, जैसे कि FDI से रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होते हैं। इससे नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। इससे पूंजी आने और निर्यात बढ़ने के कारण विनिमय दर को स्थिर करने में मदद मिलती है। तो FDI प्राप्त करने के ये सभी लाभ हैं। और ऐसा नहीं है कि FDI से सिर्फ लाभ ही होते हैं। FDI के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इससे घरेलू निवेश में बाधा आती है, राजनीतिक भ्रष्टाचार या लॉबिंग को बढ़ावा मिलता है, आधुनिक आर्थिक उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलता है, विनिमय दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषणकारी उद्योगों का आगमन होता है, छोटे व्यवसायों को खतरा उत्पन्न होता है और स्थानीय संस्कृति का पतन होता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। मतदाताओं का पंजीकरण। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में कानूनी संशोधन और निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 में संशोधनों के अनुपालन में कई परिवर्तन किए हैं। ऐसे युवा जिनकी आयु 17 वर्ष से ज्यादा है, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची को प्रत्येक तिमाही में अपडेट किया जाएगा। साथ ही पात्र युवाओं को उस वर्ष की आगामी तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिस तिमाही में उनकी आयु 18 वर्ष हुई है। इसमें आधार विवरण को फॉर्म से जोड़ने का वैकल्पिक प्रावधान भी किया गया है। अगली खबर है व्यापार के लिए सहायता। भारत को वर्ष 2020 में विकसित देशों से व्यापार के लिए सबसे अधिक सहायता प्राप्त हुई है। समग्र रूप से भारत को कुल संवितरण के 48.7 अरब डॉलर में से 2.7 अरब डॉलर प्राप्त हुए थे। व्यापार के लिए सहायता पहल को वर्ष 2005 में विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबी को कम करने के लिए व्यापार को बढ़ावा देने में दाता और भागीदार देशों की रणनीतियों को संरेखित करना है। यह आपूर्ति पक्ष और व्यापार से संबंधित बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करने के लिए संसाधन जुटाकर विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों की मदद करता है। इसकी प्रगति की निगरानी WTO तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD द्वारा की जाती है। ग्रामीण भारत में इंटरनेट उपयोग में तीव्र वृद्धि हुई है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में
18% और शहरी क्षेत्रों में 5% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण भारत में 35 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो कुल ग्रामीण आबादी का 37% है। इंटरनेट को समझने में कठिनाई के साथ साथ जागरूकता की कमी विशेष रूप से ग्रामीण भारत में इंटरनेट के उपयोग में एक प्रमुख बाधा है। राज्यों में इंटरनेट के उपयोग के मामले में गोवा पहले और बिहार अंतिम स्थान पर है। आपको बता दें कि वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 90 करोड़ होने की संभावना है। हब एंड स्पोक मॉडल। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने देश भर में 249 स्थानों पर 111.125 LMT की क्षमता के हब और स्पोक मॉडल साइलो विकसित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य देश में खाद्यान्नों के भंडारण का आधुनिकीकरण करना और खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना है। हब एंड स्पोक मॉडल एक परिवहन प्रणाली है। ये लंबी दूरी के लिए हब के रूप में नामित केंद्रीय स्थान पर स्पोक के रूप में संदर्भित स्टैंड अलोन स्थानों से परिवहन संपत्तियों को समेकित करती है। इस मॉडल के कई लाभ हैं। ये थोक भंडारण और आवाजाही के माध्यम से लागत दक्षता को बढ़ावा देता है। इससे लागत प्रबंधन और परिवहन के समय में कमी आती है। ये मॉडल परिवहन संबंधी जटिलताओं को सरल बनाता है। हब एंड स्पोक परिवहन मॉडल शिपमेंट को शिपर से लेकर स्रोत हब में एकत्र किया जाता है, जहां से उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। अगली खबर है अर्थ ओवरशूट डे। इस वर्ष अर्थ ओवरशूट डे 28 जुलाई 2022 को मनाया गया। ये पिछले वर्ष 29 जुलाई की तुलना में एक दिन पहले और वर्ष 2020 की तुलना में एक महीने पहले मनाया गया है। अर्थ ओवरशूट डे उस तिथि को चिन्हित करता है जब किसी वर्ष में पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं की मनुष्यों द्वारा मांग उस वर्ष में पृथ्वी द्वारा पुनरुत्पादित किए जा सकने योग्य पारिस्थितिकीय संसाधनों एवं सेवाओं से ज्यादा हो जाती है। इसकी गणना ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क करता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संगठन है। ये संगठन निर्णयकर्ताओं को उपकरणों की एक सूची प्रदान करता है ताकि मानव अर्थव्यवस्था को पृथ्वी की पारिस्थितिक सीमाओं के भीतर संचालित करने में मदद मिल सके। रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग। जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में रेडियोधर्मी तत्व कार्बन 14 के अनुपात में गिरावट आई है। इससे कार्बन 14 डेटिंग की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कार्बन 14 डेटिंग तकनीक जीवित जीवों से उत्पन्न कार्बन आधारित सामग्रियों के लिए वस्तुनिष्ठ आयु अनुमान प्रदान करती है। इसके मुताबिक सभी सजीव वातावरण और खाद्य स्रोतों से रेडियोधर्मी तत्व कार्बन 14 सहित अन्य कार्बन को अवशोषित करते हैं। जब किसी सजीव की मृत्यु हो जाती है तो वो कार्बन का अवशोषण करना बंद कर देता है, किंतु उसके द्वारा जमा किए गए रेडियोधर्मी कार्बन 14 का क्षय होता रहता है। शेष बची हुई मात्रा को मापने से यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई सजीव कितने समय से मृत है। विटामिन B1 यानी थायमीन। औषध विभाग ने थोक दवाओं के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत विटामिन B1 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत चिन्हित 41 योग्य उत्पादों के पात्र निर्माताओं को 6 वर्ष के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। विटामिन B1 जल में घुलनशील विटामिन है। ये शरीर को ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ये ग्लूकोज के चयापचय के लिए आवश्यक है। साथ ही ये तंत्रिका, मांसपेशियों और हृदय की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्राकृतिक स्रोत हैं अंकुरित अनाज, खमीर, गोमांस, सुअर का मांस, सूखा मेवा, साबुत अनाज और दालें। विमान वाहक पोत विक्रांत। हाल ही में देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 76% स्वदेशीकरण के साथ बनाया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है। विक्रांत नाम इसके पूर्ववर्ती INS विक्रांत, जो कि UK में बना था, इसके नाम पर रखा गया है। इसने वर्ष 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। ये भारतीय नौसेना को ब्लू वाटर नेवी के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। ब्लू वाटर नेवी वो है जो विभिन्न महासागरों के विशाल गहरे जल में विश्व स्तर पर परिचालन कर सकती है। सीखो और कमाओ योजना। सीखो और कमाओ योजना के तहत ये निर्धारित किया गया है कि कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों में
33% महिलाएं होनी चाहिए। हाल ही में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2020-21 में इस योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं का कुल प्रतिशत 58.96% रहा है। ये एक कौशल विकास योजना है। इसे वर्ष 2013-14 से अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय कार्यान्वित करता रहा है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को उनकी योग्यता, वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों और बाजार की क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक या पारंपरिक कौशल प्रदान करना है। इससे उन्हें उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने या स्वरोजगार के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बनने में मदद मिलेगी। ये योजना 75% प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है, जिसका कम से कम 50% संगठित क्षेत्र में होने की संभावना है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। इराक, यहाँ की राजधानी बगदाद है। हाल ही में इराक में प्रदर्शनकारियों का एक समूह प्रदर्शन के दौरान इराक की संसद के भीतर घुस गया था। इराक अरब प्रायद्वीप में स्थित एक मध्य पूर्वी राष्ट्र है। इसकी सीमाएं ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और तुर्की से लगती हैं। फारस की खाड़ी में इसकी छोटी तटरेखा है। ये उर्वर अर्धचंद्र यानी फर्टाइल क्रिसेंट में स्थित है। ये क्षेत्र यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदियों के जल से पोषित है। यहाँ विश्व के कुछ पहले बसे कृषि समुदायों और मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे बड़ी नदी है यूफ्रेटस और उसके बाद है टाइग्रिस। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जाग्रोस पर्वत श्रृंखला में चीखादार है। और आइए बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण स्थल की, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपिता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार में 4 राजनीतिक कैदियों को दी गई फांसी की सजा की निंदा की है। म्यांमार एक दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र है। इसे बर्मा और गोल्डन लैंड भी कहा जाता है। इसके पड़ोसी देश हैं उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में लाओस और थाईलैंड, उत्तर पश्चिम में बांग्लादेश तथा भारत के नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसकी सीमाएं दक्षिण में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से भी लगती हैं और इसके प्रमुख जल निकायों में शामिल मुख्य नदियां हैं छिंदवीन और इरावदी। इसका उच्चतम स्थान म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया में माउंट हकाकाबो रजी है। इसे खाका बोराजी भी कहा जाता है। यांगून या रंगून म्यांमार का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।